हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का कॉस्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे इस चैप्टर में कि जब भी कोई हम गुड्स या कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें कौन कौन से खर्चे होते हैं जो हम उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं। मीन्स उसमें कौन कौन से ऐसे खर्चे किए जाते हैं जब हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो उसको ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर ये डस्टर बना है तो इस डस्टर को बनाने में लगने वाले सभी खर्च को मैं क्या करूंगा, जब सम कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो उसको बोला जाएगा कि इस गुड्स को बनाने में इतना खर्चा लग चुका है। क्योंकि अगर हमें किसी गुड्स को बनाने में कितना खर्चा लगा है अगर ये पता कर लेते हैं तो हमें उसको बेचने में ईजी रहेगा कि हम उसकी कॉस्ट, उसका सेल प्राइस निकालना है तो हमें कॉस्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कॉस्ट होता क्या है? तो कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी वस्तु को बनाने में लगने वाले खर्च को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? इंग्लिश में बात करते हैं। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स। क्या बोला हमने? टोटल एक्सपेंडिचर इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी या गुड्स। किसी भी गुड्स को बनाने में या लगने में होने वाले खर्च को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कॉस्ट। अब इसमें हमने कैसे कैसे खर्चे करे होंगे? इसमें हमने मेनली दो तरीके के खर्चे करे होंगे। एक ऐसे खर्चे जिसके लिए हमने पे करा है और ऐसे खर्चे जिसके लिए हमने पे नहीं करा है। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसा कौन सा खर्चा है जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा होगा, बट कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा कि मैं डस्टर बनाऊंगा। डस्टर बनाने के लिए मैंने पैसा लगाया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पे क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा? मैंने जो पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, अपने ही बिजनेस में जो पैसा लगाया, क्या मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा मुझे उसका इंटरेस्ट। अगर वही पैसा मैं किसी और को ब्याज पर देता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, बट मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट क्या ये गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है? डेफिनेटली एक्सपेंस है। तो जब भी मैं गुड बनाऊंगा तो उस पर होने वाले एक्सपेंस को, ये मैंने पे तो नहीं करा है बट ये एक्सपेंस माना जाएगा जब मैं कॉस्ट जोड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला रॉ मटेरियल मैंने परचेज करा। रॉ मटेरियल, एक डस्टर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, फॉर एग्जांपल 2 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। प्लस इसमें लेबर का खर्चा, आप मान लो जो लेबर है इसको बनाने में 1 रुपया वो लेता है, ठीक है। फिर क्या होगा, मान लो इसमें और अदर खर्चे, जैसे कि वो वैसे तो वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, अभी उन पे नहीं जाएंगे, बट जैसे कि हमने रेंट, जहां पर ये डस्टर बन रहा होगा उसके लिए हम रेंट दे रहे होंगे, ठीक है, रेंट का खर्चा हो गया। फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम मशीन पे होने वाला डेप्रिसिएशन, आप 11वीं क्लास में अकाउंट्स में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्या होते हैं किसी गुड्स को बनाने में लगने वाले खर्च। अब बात करते हैं, 2 कॉस्ट हमारे पास आती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। बहुत सिंपल सी। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको बाहर वाले को पे करना पड़ता है। जैसे मान लो आपने किसी पर्सन को वेजेस देकर रखा हुआ है, तो अगर आप उससे काम कराओगे आपको वेजेस देना पड़ेगा, तो ये कौन सा खर्चा हो गया? एक्सप्लिसिट। जब पैसा आपको एक्चुअल पेमेंट बाहर किसी आउटसाइडर को देनी पड़ती है तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एग्जांपल, जैसे मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा, उसके लिए मुझको बाहर पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब जिससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये हमारा कैसा खर्चा होगा? एक्सप्लिसिट खर्चा हो गया। मान लो मैंने अपने गुड्स का इंश्योरेंस प्रीमियम करा रखा है, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर मैं किस्त पे करता हूँ तो वो मेरे लिए खर्चा है। और खर्चे क्या हो गए? और खर्चे हो गए, रेंट पे कर रहा हूं मैं। मान लो मैं जिस बिल्डिंग पे इस डस्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं उसका रेंट है, वो मेरे को पे करना पड़ रहा है, वो भी मेरे लिए खर्चा है। रॉ मटेरियल का भी मेरे लिए खर्चा है। ऐसे जो भी खर्चे जो मुझे पे करने पड़ेंगे, जिनकी वजह से मेरे पास से पैसा जा रहा है, वो मेरे कौन से खर्चे माने जाते हैं?
एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, जहां पे आपको एक्चुअल में पेमेंट करनी पड़ती है। मींस ये प्लास्टिक और इसके लिए अगर मैं लूंगा तो मैं उसको कैश में पेमेंट करूंगा, वो कौन सा खर्चा होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट एंड पेमेंट मेड टू आउटसाइडर। किसको? आउटसाइडर को। फिर एग्जांपल मैंने बताया वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, मैंने अपने पास एम्प्लॉय रखे हैं, उनको मैं क्या करता हूँ? सैलरी देता हूँ। ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो वो खर्चे जो हमें देने पड़ते हैं, ये तो सबको, आप सबको भी पता है। अगर मैं कोई भी चीज किसी से काम लूंगा तो मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप क्या करते हो? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय ऑनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। समझते हैं इसको? जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने रेंट किसी और से ना लेकर बिल्डिंग, मैंने अपनी ही बिल्डिंग में गुड्स प्रोड्यूस करा। अब मुझे रेंट देना तो नहीं पड़ रहा, मेरे पास कैश तो जाएगा नहीं, बट अगर मैं बिल्डिंग किसी और से किराए पर लेता तो क्या मुझे रेंट देना पड़ता? देना पड़ता। इसलिए जब मैं गुड्स की कॉस्टिंग करूंगा, जब मैं गुड की लागत निकालूंगा, कॉस्ट निकालूंगा, तो इस रेंट को भी मैं क्या करूंगा? मैं जोड़ दूंगा अपने खर्चे में कि मुझे इस गुड्स को बनाने में रेंट भी पे करना पड़ा। दूसरी चीज, मान लो मैंने अपने बिजनेस को जो पैसा दिया था, उस पैसे पे अगर मैं किसी और को देता तो क्या मुझे ब्याज मिलता? बट वो मैंने अपने बिजनेस में लगाया, तो अब वो बिजनेस से मेरे को नहीं मिलेगा, बट वो जब मैं बिजनेस की किसी कॉस्ट निकालूंगा किसी गुड्स को बनाने की, मान लो इसको बनाने की कॉस्ट निकालूंगा, तो उसमें वो क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा। एक और एग्जांपल, रेंट ऑफ ऑनलैंड। रेंट ऑफ ऑनलैंड का मतलब है कि मान लो मैंने दूसरी की बिल्डिंग के बदले अपनी बिल्डिंग यूज करी, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा? मुझे पैसा तो नहीं जाएगा, बट क्या करेंगे हम? जो भी रेंट खर्चा वो जोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इम्प्यूटेड सैलरी ऑफ ऑनर, सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब है मैं अपने बिजनेस में काम कर रहा हूं, मान लो मैं कहीं और काम कर रहा होता तो मुझे सैलरी मिलती, अब मैं अपने बिजनेस के लिए काम करूंगा, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, बट जो सैलरी अगर कोई और होता मैं उसको पे करता, एग्जैक्ट एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल के। फॉर एग्जांपल मैं किसी बाहर वाले पर्सन से काम कराता तो मैं 50,000 उसको उस काम के लिए पे करता, तो जब मैं कॉस्ट निकालूंगा गुड्स को बनाने के लिए तो वो क्या करूंगा? मैं ऐड करूंगा 50,000। अब आपको मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमने रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 का, ठीक है। मान लो लेबर हमने यूज करे 20,000 की, फिर हमने रेंट पे करा है 10,000 का, फिर हमने सैलरी पे करी है 20,000 की, फिर हमने क्या करा है? सारे खर्चे और रॉ मटेरियल हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो गया? इंश्योरेंस प्रीमियम का भी खर्चा करा है 10,000 रुपये। कहने का मतलब 30, 40, 50, 60, 70, 70,000 के कॉस्ट पे मान लो हमने 70,000 लगाकर हमने 10,000 गुड्स बनाए, 10,000 यूनिट्स गुड्स की बनाई है। तो इसका मतलब क्या है? एक गुड्स को बनाने में हमें कितने रुपए लग गया है? 7 रुपये का खर्चा आ रहा है हमें एक गुड को बनाने में। ये 70,000 रुपये हमने लगाकर 10,000 यूनिट्स बनाई, इसका मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 7 रुपये खर्च करने पड़े, जिसमें सारे खर्चे आते हैं, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो आउटसाइडर को ना होकर बिजनेस में होने वाला एक्सपेंस ही क्यों ना हो, उस चाहे उन खर्चों के लिए हमें पेमेंट करनी ना भी पड़ी हो तो भी हम उसको खर्चा मानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन। देखो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? जब भी दो चीजों के बीच में रिलेशन हो उसको कहा जाता है फंक्शन। अब दो चीजें किस चीज के बीच में, जैसे जब यहां पे बात करते हैं आउटपुट और कॉस्ट, मतलब जितना ज्यादा मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जितना ज्यादा मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा, जितना ज्यादा मैं मतलब फिनिश गुड्स बनाऊंगा, उतना ज्यादा मेरा क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगा। अगर मैंने आउटपुट बढ़ाया मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे मैं एक डस्टर बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक डस्टर बनने के लिए 2 रुपये लग रहे हैं, तो 2 के लिए अगर मैंने 2 बनाए, सॉरी
एक डस्टर बनाया तो 2 रुपये लगेंगे। इसका मतलब अगर मैं 100 डस्टर बनाऊंगा तो मेरे को कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे ना। फॉर एग्जांपल 200 रुपये लग गए। जैसे जैसे मैंने आउटपुट बढ़ाया वैसे वैसे मेरी कॉस्ट बढ़ी। इसके ही रिलेशन को, फंक्शनल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट फंक्शन। हम बात करते हैं इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। मतलब जो आउटपुट और कॉस्ट के बीच में एक रिलेशन होता है ना। आउटपुट क्या, बनने वाले गुड्स को, गुड्स बढ़ाया कॉस्ट भी बढ़ गई। इसके ही रिलेशन को, फंक्शनल रिलेशन को हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जब आप बेस्ट को चुनने के लिए नेक्स्ट बेस्ट को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, क्या हुआ, मान लो एक फार्मर है, फॉर एग्जांपल सपोज अ फार्मर प्रोड्यूस, इधर या तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है 50 क्विंटल ऑफ राइस और 40 क्विंटल ऑफ व्हीट। या तो वो क्या कर रहा है 50 क्विंटल राइस के प्रोड्यूस कर रहा है या वो 40 क्विंटल व्हीट के प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या कर रहा है, अब वो किसी इनमें से एक को चुनेगा। जैसे मान लो उसने चुन लिया, इफ ही चूज टू प्रोड्यूस 50 क्विंटल्स ऑफ राइस देन ही विल हैव टू फोरगॉन the opportunity cost of 40 quintals of wheat। मतलब अगर दो चीज है, उसने अगर राइस को प्रोड्यूस करने का सोचा तो उसको क्या छोड़ना पड़ेगा, 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट छोड़ना पड़ेगा। तो इसी को हमने क्या कहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो 40 क्विंटल ऑफ व्हीट आपने छोड़ा 50 क्विंटल ऑफ राइस प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक किसी बैंक में वर्क करता हूं, मेरी सैलरी 17,000 रुपये है। अब मेरे पास दो ऑफर आए, एक 80,000 का ऑफर आया किसी कंपनी से, एक 90,000 का दूसरी कंपनी से, बी कंपनी से ऑफर आया। तो मैंने 90,000 का ऑफर लिया और उसके लिए मालूम मेरे पास, मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ 70,000 रुपये एज ए सैलरी वर्क कर रहा हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन आए, एक ऑप्शन आया 70,000 का, एक आया 1 लाख का। तो अगर मैं अब क्या करूँगा, ऑब्वियसली बात है मैं 1 लाख की जॉब को पकड़ूंगा। इस 1 लाख को पकड़ने के लिए आपने कौन सी छोड़ी, 50,000 की 70,000 की। देखो 50,000 की तो छोड़ोगे बट उसके करीब 70,000 है, आपने 70,000 को छोड़ा है। तो 70,000 आपका क्या है, 70,000 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया होगा। जो इसका नेक्स्ट बेस्ट है, इन दोनों में से ये लाख तो मेन है, ये तो आपने चूज कर लिया। इसके लिए नेक्स्ट बेस्ट जो छोड़ा आपने, ये वाला नेक्स्ट बेस्ट जो छोड़ा, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ओके। सो इसके बाद आते हैं, अब हमारे पास हमने कहा कि जो शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट में बोला गया कि भाई जो आपकी कॉस्ट है वो दो प्रकार की कॉस्ट है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। देखो कोई भी बिजनेस करोगे ना तो आपकी एक कॉस्ट फिक्स होगी, एक वेरिएबल। जैसे आप गुड्स बनाओ या मत बनाओ, अगर आपने मशीन खरीद ली है तो वो खर्चा तो हो गया है, अब आप एक भी गुड्स बनाओ या नहीं बनाओ। दूसरा एग्जांपल रेंट, आपने अगर किसी से बिल्डिंग ली है, अब आप गुड्स प्रोड्यूस करो या मत करो, आपको रेंट देना पड़ेगा। परमानेंट स्टाफ, आप अगर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आपने परमानेंट स्टाफ रखा है तो आपको सैलरी उनको देनी पड़ेगी। ऐसे खर्चे फिक्स कॉस्ट के खर्चे माने जाते हैं जो आउटपुट के बढ़ने से बढ़े या घटे नहीं। मतलब आपने एक गुड्स बनाओ तब भी वो 50,000 होंगे, 10 गुड्स बनाओ तो भी 50,000 होंगे, 10,000 गुड्स बनाओगे तो भी वो 50,000 होंगे। इसलिए उनको बोलेगा फिक्स, क्योंकि वो फिक्स रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप 0 गुड्स बनाओ तब भी आपके 20,000, आप 1 बनाओ
चलो समझने के लिए छोटा फिगर ले लेते हैं, मेरे को डायग्राम भी बनाना है। 20,000 ठीक है, इसमें कर लेंगे 20,000। आपने एक गुड बनाया है तो भी 20,000, आपने 2 गुड्स बनाया है तो भी 20,000, आप अगर 100 गुड्स बनाओगे तो भी 20,000। ऐसे खर्चे जो आप कितने भी कर लो, जो क्या रहेंगे, हमेशा फिक्स रहने वाले आपके। अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो इसका डायग्राम कैसे होता है, देखो इसका डायग्राम कैसे होगा। इसका डायग्राम ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका नीचे आउटपुट, मान लो 1 2 3 4 5, ये हो गया 10,000 20,000 30,000 40,000। मान लो आपने ये बनाया, ये देखो हमेशा फिक्स कॉस्ट, ये में से क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, चाहे 1 बनाओ चाहे 2 बनाओ चाहे 3 बनाओ चाहे 5 बनाओ, चाहे कितने बनाओ, ये आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये होती है हमारी वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे आप। फिक्स कॉस्ट टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि आउटपुट के बढ़ने से कोई चेंजेस नहीं आता, जैसे रेंट हो गया बिल्डिंग का, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आप अगर आपने बिजनेस के लिए लोन ले लिया है, अब आप गुड्स बनाओ या ना बनाओ, आपको वो फिक्स रेट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसको क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, आपने अगर अपने अंडर परमानेंट एम्प्लॉय अगर रखे तो उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आप चाहे गुड्स बनाओ या मत बनाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने अगर अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा लिया है या मशीन का इंश्योरेंस करा लिया है, अब वो चले या ना चले आपको उसको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। ये होते हैं हमारे फिक्स एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं, हमारे पास आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जैसे जैसे आप आउटपुट बनाते होगे, मतलब गुड्स बनाते होगे, आउटपुट बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। आप जीरो, आपने एक भी गुड नहीं बनाया तो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा 0। आपने 1 बनाया बढ़ेगा, 2 बनाया और बढ़ेगा, 3 बनाया और बढ़ेगा, 4 बनाया और बढ़ेगा। इट मीन्स जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। इस कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो आउटपुट के बढ़ने से बढ़े, मतलब आउटपुट से डायरेक्ट रिलेटेड, आउटपुट बढ़ा कॉस्ट बढ़ी, तो ये क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने बात करी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट दोज कॉस्ट विच वेरी, जो वेरी होता है, मतलब वेरी का मतलब चेंज होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज, यहाँ पे भी वेरी का मतलब क्या आता है, विच चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। जैसे पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, भाई अगर आप कम बनाओगे तो कम रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, कम खर्चा हुआ, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। पावर, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा मशीन चलेगी, पावर लगेगा, कम बनाओगे कम पावर लगेगा। फ्यूल, फ्यूल क्या होता है भाई, फ्यूल होगा, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा, जितना कम करोगे उतना कम फ्यूल लगेगा। मतलब ज़्यादा मशीन चलाई फ्यूल ज़्यादा, कम मशीन चलाई कम फ्यूल। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, देखो वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर क्या, जो कैजुअल लेबर होते हैं, मतलब आपको ज़रूरत है तो आपने बुला लिए, नहीं जरूरत तो आपने छुट्टी कर दी। मीन्स वो क्या हुआ, जब आप गुड्स बनाओगे तो बुला लोगे, नहीं बनाओगे तो वापस भेज दोगे। तो ये क्या है, जैसे जैसे आपने आउटपुट बढ़ाया वैसे वैसे खर्चे आपके बढ़े। इसका देख लेते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे मान लो आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट, वीसी वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 0। मान लो 1 बनाया, 1 को बनाने में 100 रुपये लगे, ठीक है, 2 को बनाने में लगे आपको 150, 3 को बनाने में लगे 230, 4 को बनाने में लगे 300 और इसको बनाने में लगे 350। मतलब जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ रही है। इसी को क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। इसका डायग्राम अब देख लेते हैं।
डायग्राम कैसा होगा, देखो ये तो क्या 0 0 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 50 100 200 250 300, 0 पे 0, 1 पर 100, 2 पर 150 150 200 250, 2 पे 150, 3 पर 230, 4 पर 300, मतलब ऐसे आया। तो समथिंग ऐसा आपका क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट का ये होता है आपका आउटपुट नीचे वाला, और ये हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वॉच करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। थैंक यू।